आज हमारे चैनल पे मैथ की क्लास का पहला वीडियो है। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैथ के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी और यह भी जाना था कि मैथ को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो आइए समय को बिना बर्बाद किए हुए हम लोग अपने आज के टॉपिक की ओर चलते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने आज सबसे पहला जो टॉपिक हमारा क्या है, संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम। यानी कि हम लोग अपने आज के टॉपिक में नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि संख्याएं होती क्या है, क्योंकि जो हमारा मैथ का बेसिक है वो यहीं से तैयार होता है। और हमारे सीटेट या यूपी टेट के एग्जाम में इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो भी मैंने नोट करके रखा है, इसमें एक क्वेश्चन जरूर बनता है। यदि आपको इनका बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको एक नंबर आपसे क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो हमें उस एक नंबर को कवर करने के लिए क्या करना है, इन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानना है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने इसमें बनाया क्या है, ये है क्या। तो संख्या पद्धति में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, संख्या के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि नंबर्स होते क्या है या संख्या है क्या, क्योंकि हमारे द्वारा निर्मित सारी गणनाएं हैं, संक्रियाएं हैं। तो संख्याएं हम लोगों ने बनाई क्यों, संख्याएं की उत्पत्ति क्यों की गई। तो संख्याओं की उत्पत्ति इसलिए की, जब ऑब्जेक्ट्स बढ़ते गए, जब ढेर सारी चीजें हैं तो उनकी हम क्वांटिटी की मतलब कैसे, उनकी क्वांटिटी की हम गणना कैसे करें। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी की गणना करने के लिए हमने जिन अंकीय मानों की सहायता ली, उनको हम क्या बोलते हैं, संख्याएं बोलते हैं। यानी कि साधारण शब्दों में हम बोल सकते हैं कि संख्याएं वे अंकीय मान हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी में सहायता करती हैं, है ना। क्वांटिटी की गणना करने में सहायता करने वाली ही क्या है, संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया? या फिर एक बार आप फिर से लिख लीजिए कि संख्याएं वे अंकीय मान हैं जो हमें किसी ऑब्जेक्ट की गणना करने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितने हैं। एग्जांपल के लिए लीजिए 4 पेन, क्या 4 पेन, या फिर मेरे पास देखिए कितने हैं, मार्कर्स हैं। अभी कितने मार्कर हैं, 3 मार्कर। हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने इनकी क्या की, गणना की। और संख्याओं के माध्यम से हम इसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि हमारे पास कितने मार्कर है, 1, 2 और 3। ये क्या है, संख्याएं हैं। संख्याओं की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की संख्याओं की गणना करते हैं। ठीक, समझ में आया। तो ये था हमारा क्या, संख्या या नंबर। अब इसको मैंने डिवाइड किया है कई पार्ट्स में, तो उनको आप ये क्या करिए, सबसे पहले इस चार्ट को हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसको आप लोग बना लीजिए, फिर इसके हम एक एक टॉपिक को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो पहले आप लोग इस चार्ट को जैसे ये बना उसी हिसाब से आप लोग चार्ट को बना लीजिए। आइए समझते हैं पहले। तो संख्या, हमारी संख्या आप समझ गए। अब संख्या को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हमारा क्या था, हमारी पहली है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। पहला हमारा क्या है, वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। दूसरा काल्पनिक संख्याएं। संख्याओं को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, जो कि काल्पनिक संख्या का पार्ट है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है या फिर आज तक हमारे एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है। जो ये वाला पार्ट है, इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करने वाले हैं। लेकिन आप लोग इतना जरूर नोट कर लीजिए कि संख्याओं को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। ठीक, अब आते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ से वास्तविक संख्या हमको पढ़ना है। तो आइए वास्तविक संख्या में देख लेते हैं क्या क्या। तो वास्तविक संख्या को फिर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर हमने वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया और 2 पार्ट में डिवाइड करके मुझे पढ़ेंगे। पहला क्या है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, और दूसरा है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। इनके बारे में अब परिमेय संख्या को भी हमने क्या किया, डिवाइड किया, किसमें, पूर्णांक में। परिमेय संख्या को हमने किसमें डिवाइड किया, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स में। और फिर उसके बाद इंटीजर्स को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला हमारा हो जाएगा प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, और दूसरा हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। सबसे पहले हमने संख्या को 2 भाग में डिवाइड किया, उसके बाद वास्तविक संख्या को हमने 2 भाग में डिवाइड किया, परिमेय और अपरिमेय। फिर परिमेय संख्या को पूर्णांक में डिवाइड किया, और पूर्णांक को हमने 2 भाग में डिवाइड किया, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब उसके बाद हमने प्राकृतिक संख्या को क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला हो गया हमारा सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स, भाज्य संख्या यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्या यानी कि हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो था क्या हमारा चार्ट, इस हिसाब से हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो अब आइए हम एक एक टॉपिक को क्या कर ले, अच्छे से इन पे चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों ने चार्ट बना ही लिया होगा, तो अब आइए हम लोग अलग से जो प्रत्येक इसका टॉपिक है उसको हम क्या कर लेते हैं, अलग से हम लोग पढ़ लेते हैं।
तो संख्या के बारे में हम लोग जान ही चुके हैं। संख्या को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2 पार्ट्स में। पहला क्या? वास्तविक संख्या और दूसरा अकाल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में है नहीं तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा इसीलिए? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। क्या हो जाएगा? रियल नंबर्स, या हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्याएं। इसे आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं या रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो हमें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पे मिलती हैं। ठीक, इसको सॉल्व करने पे, किसी प्रश्न को या किसी समीकरण को हल करने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं वही हमारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, अब वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो वास्तविक संख्याएं जैसे कि हमारा हो गया 3/5, √5, 2/3, ये सब हमारी क्या है? प्राकृतिक वास्तविक संख्याएं हैं या रियल नंबर्स हैं। ठीक, क्योंकि किसी भी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या किसी समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसे मान प्राप्त होंगे। ये सारे हमारे क्या हैं? हमारे वास्तविक संख्याएं हैं या रियल नंबर हैं। ठीक, अब रियल नंबर को हमने क्या किया था? 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो रियल नंबर को जब हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो कौन कौन से पार्ट्स थे? हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कौन सा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ लेते हैं? अपने परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्याएं या फिर रेशनल नंबर। ठीक, क्या? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। अब देख ले, इसे भी जान लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होती हैं। तो रेशनल नंबर वे संख्याएं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वे संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है? एक शर्त है। जो हमारे p और q है, जो ये हमारे p और q है, ये दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। अब यदि हम यहाँ पे देखें कि और एक शर्त क्या है, तो जो हमारा q है तो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा देखो परिमेय संख्या में क्या क्या है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो हुआ पहली बात। अब उसमें दूसरा एक उसमें शर्त क्या है? p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। अब उसके अलावा क्या है? q की जो वैल्यू हो, मतलब जो नीचे की हर की वैल्यू हो, है ना, या डिनोमिनेटर जो हमारा हो वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब ये सारी शर्त पूरी होगी तभी कोई संख्या हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये समझने के लिए ले लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल इसके लिए क्या हो जाएगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया था 3/5। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे p है, p की फॉर्म में। अब ये हमारा 5 क्या हो जाएगा? q की फॉर्म में। दोनों पूर्णांक है, दोनों इंटीजर्स दिख रहे हैं। हाँ भाई, दोनों इंटीजर्स हैं। हमारे पहला जो उसका कॉन्सेप्ट है ये फॉलो कर रहा है, मतलब दोनों इंटीजर्स हैं। फिर दूसरा क्या? q 0 के बराबर है। हाँ, q 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है, यानी 3/5 हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे हमने लिख लिया 2/3। अब यहाँ पे 2/3 क्या है? हमारा परिमेय संख्या है या नहीं है? तो आप क्या बोलेंगे? हाँ है। क्यों है? क्योंकि p की फॉर्म में ये है, q की फॉर्म में ये है, और q ये मतलब दोनों पूर्णांक है, और ये q को डिनोट मतलब q 0 के इक्वल नहीं है। ये भी हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो परिमेय संख्या आप लोग क्या हो गई? समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तथा p और q पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी शर्त क्या? q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी शर्तें हमारी पूरी हो रही होंगी तभी वे संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। ठीक, ये हो गया हमारा परिमेय संख्या के बारे में। ये तो था रियल नंबर का पहला पार्ट। अब रियल नंबर का हमारा दूसरा पार्ट क्या था? एक था परिमेय संख्या और दूसरा हमारा क्या था? अपरिमेय संख्या। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था? अपरिमेय संख्या। ये तो हमने पढ़ लिया परिमेय संख्या के बारे में। अब अपरिमेय संख्या के बारे में जान लीजिए। ठीक,
अपरिमेय संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, और इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर के बारे में जान लीजिए। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको जो वास्तविक संख्या में पढ़ा रहा था, इसके एग्जाम्पल मैंने क्या दिए थे, 3/5, 2/3, √5 पाई, ये सब मैंने क्या दिए, इसके एग्जाम्पल दिए थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं, ये दोनों तो क्या p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ये हमारी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। ये क्या p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, पाई, नहीं लिखा हुआ है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे डाउट आता है लोगों में कि वो लोग क्या करते हैं, पाई की वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम कर रखी है 22/7। क्या एज्यूम कर रखा है, 22/7 ये हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं क्या, ये अगर पाई को हम क्या परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि उसे हम 22/7 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या चीज गलत हो जाता है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, और जो ये 22/7 है ये परिमेय संख्या है। अब ऐसा क्यों, तो इसका मान है तो ये अपरिमेय हुआ, वो परिमेय हुआ, ऐसा क्यों। तो ये इसलिए जो ये 22/7 है, ये पाई की रियल वैल्यू नहीं है, ये उसके अप्रोक्स वैल्यू है। हम एक तरीके से मान लेते हैं उसे दिखाने के लिए, इसलिए हमारा पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। और 22/7 हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्योंकि ये सारे रूल्स को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, p और q, और q दोनों क्या है, पूर्णांक है, और q इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 22/7 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन वहीं पे हमारा पाई क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा, क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और जो 22/7 है, ये पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, इसको केवल हमने एज्यूम कर लिया है, मान लिया है, इसके अप्रोक्स ये वैल्यू मानी जाती है। तो यहाँ पे आपको अपरिमेय संख्या के बारे में समझ में आया होगा। अब दूसरा डाउट बच्चों में सबसे ज्यादा ये आता है कि यहाँ पे √5, इससे कई बार क्वेश्चन भी बने हुए हैं कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, ठीक। अब उसमें आपको दे देगा ढेर सारे ऑप्शंस, जैसे हमने मान लिया कि अपरिमेय संख्या आपको ढूंढना है। अब उसमें आपको दे दिया √4, फिर आपको दे दिया √16, फिर आपको दे दिया √9, और आपको दे दिया √5। अब इसमें से अपरिमेय संख्या छाटिए। लड़का क्या करता है, जैसे ही रूट देखता है वो अपरिमेय संख्या बना लेता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो ये जो √4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और 2 हमारी क्या परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। √16 की बात करें तो इसको हम 4 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है √16, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। रही बात 9 की, तो 9 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या। लेकिन क्या √5 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि √5 का जो है कोई स्क्वायर अंडर वो वर्गमूल होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या है, इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो √5 हमारा क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से हमें एक नई चीज और पता चली कि ऐसी संख्याएं जिनका हम रूट लिख सकते हैं, ठीक है, जिनका हम क्या रूट लिख सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और जिनका रूट हमें नहीं मिलता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए अगर √3 कहीं पे दिख जाए तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका रूट हम नहीं ढूंढ सकते हैं। √19 कहीं दिख जाए तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √7 दिख जाए कहीं पे, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एक तरीके से हम बोल सकते हैं जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, यदि वो रूट की फॉर्म में लिखी हुई हैं तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक। तो अपरिमेय संख्या भी आप लोगों को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब हमारा जो सेकंड स्टेप था उसमें हमने क्या किया था, परिमेय और अपरिमेय पढ़ा। अब परिमेय संख्या को हमने फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। परिमेय संख्या को हमने किसमें डिवाइड किया था, हमारे पूर्णांक में डिवाइड किया था।
परिमेय संख्या को हमने डिवाइड कर दिया किसमें, पूर्णांक या इंटीजर्स में। अब आइए जान लेते हैं पूर्णांक या इंटीजर्स क्या है। ठीक, अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक आ रही हो तो एक बार देख लीजिएगा। तो अब हमने क्या जाना था, पूर्णांक। अब पूर्णांक ऐसी संख्याएं हैं, है ना, हमने वास्तविक संख्याओं को जान लिया और जो हमने क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जान लिया। अब हम किसको समझेंगे, पूर्णांक को। तो हम जितनी भी मतलब गिनने में हम संख्याओं को यूज करते हैं, चाहे वो धनात्मक रूप में लिखा जाए चाहे वो ऋणात्मक रूप में लिखा जाए, जैसे कि -4 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0, 1 2 3 4 5। ये सब अगर हम इन्हें सम्मिलित रूप से लिखें, मतलब जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सब हमारे, और जीरो इसमें प्लस क्या, हम जीरो को भी लेकर के यदि हम बोले तो ये सारे हमारे क्या है, पूर्णांक है। ठीक, सभी धनात्मक संख्याएं, शून्य तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोल सकते हैं। जितनी भी मतलब ऋणात्मक संख्याएं हैं, जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं और जीरो, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यदि बात की जाए, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया क्या, पूर्णांक के बारे में। अब पूर्णांक को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, प्राकृतिक संख्या और दूसरा हमारा क्या, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, या फिर हम क्या बोलते हैं इसे, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम क्या, गिनती के लिए यूज करते हैं, जिनको हम गिनती के लिए यूज करते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, या मेरे पास 10 पेन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर मेरे पास 3 मार्कर है तो 1 2 3, मतलब जो गिनने के लिए जिन भी संख्याओं का हम यूज कर रहे हैं वो हमारी क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या या हमारे नेचुरल नंबर है, जो हम जिससे गिनती करते हैं। ठीक, समझ में आया। अब दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, हमने बोला होल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या हम किसको लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इतना भी हम गिन सकते हैं। ठीक, ये हमारी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या है। दूसरा हमने यहाँ पे क्या चर्चा किया, पूर्ण संख्या के बारे में, यानी कि होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। इसका पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब होल नंबर क्या है, तो यदि हम बात करें, यदि इनमें प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को भी ऐड कर दें, और हम कहाँ से चालू करें, जीरो से, 0 1 2 3 4, फिर आगे हम जहां तक भी ले जा सकते हैं, ये हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। मतलब कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर दें तो हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, समझ में आया प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने संख्या को जाना। संख्या को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। कौन कौन से थे हमारा, पहला था हमारा काल्पनिक वास्तविक संख्या, दूसरा था क्या हमारा काल्पनिक संख्या। अब हमने क्या किया, काल्पनिक संख्याओं को फिर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड, वास्तविक संख्या को हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला था हमारा परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, और दूसरा हमारा क्या था, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। फिर हमने क्या किया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जाना। फिर हमने क्या किया, परिमेय संख्या को पूर्णांक में डिवाइड किया, किसमें, पूर्णांक में, पूर्णांक के बारे में जाना। पूर्णांक क्या था कि मतलब सारी निगेटिव संख्याएं, 0 प्लस सारी पॉजिटिव संख्याएं, ये सब क्या थे, हमारे पूर्णांक थे। उसके बाद फिर अब जैसे कि हमने उसके बाद पूर्णांक को डिवाइड किया किसमें, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या है, जिनको हम गिनती में यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट जितनी भी है गिनती हम गिन सकते हैं, वो हमारी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या में यदि हम जीरो को भी ऐड कर दें तो हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। तो ये हुआ हमारा अभी तक का रिवीजन। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसको भी हम प्राकृतिक संख्या को भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करने वाले हैं। प्राकृतिक संख्या को भी हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। और किसमें, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो जो हमारा पहला पार्ट था वो क्या था, सम संख्याएं। क्या था, सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स, सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। अब ये क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं, इवन नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनके लास्ट में क्या क्या है, 0 2
4, 6, 8, ये सारी संख्याएं जिसके इकाई मान पे आए, ठीक, जिसके इकाई मान पे ये सारी संख्याएं आए वे सारी क्या है, सम संख्याएं हैं। या फिर अगर ऐसे नहीं आप समझ पा रहे हैं तो वे सारी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो, मतलब कि 2 से पूर्णतः कट जाती हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 10 का ये क्या है, इकाई मान यहाँ पे क्या है, 0 आ रहा है। तो इकाई मान ये क्या, इसे हम देखेंगे, ये तो पहले बार हमने पहली पहचान कर लिया कि ये इसके इकाई मान में क्या आ रहा है, ये इकाई मान हुआ, ये दहाई मान हुआ। तो इकाई मान में क्या 0 आया, तो मतलब ये है हमारी क्या सम संख्या है। अगर हमें ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो क्या ये 2 से कट जाएगा, तो हाँ 2 से भाग देने पे ये 5 बार में कट जा रहा है, और जब ये 2 से 5 बार में कट जा रहा है तो ये हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा। दूसरा देख लेते हैं, यदि हम यहीं पे यदि हम 13 को विभाजित करें तो इकाई मान पे क्या इनमें से कोई संख्या आ रही है, नहीं आ रही है, तो मतलब ये हमारी क्या है, सम संख्या नहीं है। अब यदि ये हमारा, चलो हमें ये तरीका नहीं मालूम है, अब यदि हम 2 से इसे पूर्णतः विभाजित करने की कोशिश करें तो क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 2×12 हमारा क्या शेषफल आ गया, मतलब ये हमारी सम संख्या नहीं है। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, या फिर जिनके अंत में या जिनके इकाई मान में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या आती है वे सम संख्याएं होती हैं, ठीक। अब दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या। क्या, विषम संख्या। विषम संख्या माने ऑड नंबर्स। अब इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। या फिर ऐसी संख्या, मतलब सम संख्याओं को छोड़ करके जो भी संख्याएं बच रही हैं हमारे किसमें, प्राकृतिक संख्याओं में, वे सारी क्या है, हमारी विषम संख्याएं हैं। जैसे कि मैंने भी दिखाया था क्या, 13, ये 2 से नहीं कट रही थी ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 13 हमारी क्या है, विषम संख्या है। 13 क्या है, हमारी विषम संख्या है, ठीक। 15 हमारा 2 से कट रहा है पूर्ण रूप से, पूर्णतः नहीं कट रहा है, तो ये 15 हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है क्या है, भाज्य संख्या। क्या है हमारा तीसरा पॉइंट, भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर। सॉरी, तीसरा हमारा क्या है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसमें क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएं। कितने, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड जिसके हो जाएं वो क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब भाज्य संख्याएं यहाँ पे हम देख लें, जैसे 4, इसके लिए हम गुणनखंड करेंगे तो मतलब गुणनखंड करने का मतलब है ये किसके टेबल में आता है, तो ये तो 1 के टेबल में भी आएगा, ठीक। फिर उसके बाद 2 के टेबल में भी आएगा, सॉरी इसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा और अपने खुद के टेबल में भी आएगा। तो इसके क्या है, गुणनखंड 2 से अधिक हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। यदि और दूसरा ले लें, 8 ले लेते हैं, तो ये खुद के टेबल 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और 8 के टेबल में खुद आएगा। तो मतलब इसके भी गुणनखंड कितने हो रहे हैं, 2 से अधिक हो रहे हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वे संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। या फिर जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। अब इसी का जस्ट उल्टा है अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। जस्ट इसी का उल्टा है क्या, अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। जो हमारा क्या था, चौथा पॉइंट था। यहाँ पे क्या बोल देंगे हम, प्राइम नंबर। अब ये क्या है, तो ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से केवल कटे या फिर स्वयं से विभाजित हो वो सारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। या फिर हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से न कटने वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक।
या फिर जिसके दो से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, वे सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि यदि हमने लेते हैं 3, या एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 2, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 2 किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो फिर 2 से कटेगा। इसके अलावा किससे कटेगा, इससे केवल कितने गुणनखंड बन रहे हैं, 2 गुणनखंड बन रहे हैं। 3 की बात कर लें, ये केवल 1 से कटेगा और केवल 3 से कटेगा। इसके कितने गुणनखंड बने, 2 गुणनखंड बने। तो मतलब ये क्या है, सारी अभाज्य संख्याएं हैं। यदि और एग्जाम्पल में हम लोग ले लें तो और देख लेते हैं अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल। जैसे कि हमारा क्या, हमने एग्जाम्पल ले लिया 5, तो ये किससे कट रहा है, केवल खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है। ये भी हमारी क्या भाज्य संख्या, 7 ले लो, तो ये 1 से और 7 से कट रहा है। 11 ले लो, तो 1 से और 11 से केवल कट रहा है। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक। तो अभाज्य संख्या समझ में आया, इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं और यह स्वयं और 1 के अलावा किसी से नहीं विभाजित होते हैं। तो ये तो ठीक है हमारे आज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब देखिए इनसे सवाल कैसे बनता है। पहला सवाल पूछ सकता है आपसे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो हमने अभी क्या देखा था, 2। सबसे छोटी अभाज्य, देखो एक क्वेश्चन ये बनता है, एक क्या है। एक के ऊपर पहले हम लोग जान लेते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक। क्या, एक, ये क्या है, क्या ये भाज्य संख्या है, क्या ये अभाज्य संख्या है। तो ये है क्या, ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब हमारे दिमाग में आता है तो एक है क्या। अब जब एक ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है तो क्या है, एक क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। दूसरा और क्या क्या हो सकता है, एक हमारा क्या है, पूर्णांक है, ठीक। एक हमारा क्या है, पूर्णांक है। दूसरा क्या है, ये वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। तीसरा क्या हुआ, अब ये और क्या है, तीसरा ये हमारा हो जाएगा प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है। और क्या हो सकता है, और ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इसके अलावा ये क्या क्या नहीं है, तो ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2। लिख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, रिपीट हुआ है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। अब इसकी गुणनखंड का क्या है, एक तो खुद एक से कटती है और एक दूसरा 2 से कटती है। इसके अलावा इससे अधिक इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है, तो हमें बोल देगा कि 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं में 30 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य संख्या है, कितने अभाज्य संख्या है। अब इनको क्या करोगे, आप याद करोगे, कितने अभाज्य संख्या है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कितने अभाज्य संख्या है। तो ये क्या करोगे, आपको खुद से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद फिर 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, इसके बाद कौन सी है, 29। इतनी संख्याएं आ रही हैं। तो ये सारी क्या है, 1 से लेकर के 30 तक में हमारी क्या है, इतनी संख्याएं, कितनी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी संख्याएं आ रही हैं, 10 संख्याएं। इसके अलावा यदि कोई संख्या आ रही है तो लोग देख लीजिए,
3 5 7 11 17 13 17 19 23 29। तो ये सारी हमारी क्या हो गई, हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 30 तक इसी हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। अब आपके लिए होमवर्क रहेगा कि 1 से लेकर के 25 तक के बीच आप लोग सब लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर 50 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इन तीनों का मान आप मुझे कल क्या देंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्या है, आपका होमवर्क है। ठीक, अब इससे कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इसमें से कि 323 के, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 323 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। क्वेश्चन को पकड़िए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कितने अभाज्य गुणनखंड है, मतलब प्राइम फैक्टर्स, गुणनखंड पूछ रहा है, कितने अभाज्य गुणनखंड है। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, 323 के कितने अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड में क्या आती है, संख्याएं आती हैं, और कैसी संख्या पूछा गया है, अभाज्य संख्याएं। तो 323 के हमारे कितने गुणनखंड बनेंगे, 2 गुणनखंड बनेंगे। कितने गुणनखंड बनेंगे, 2 गुणनखंड, वो भी कौन से, अभाज्य गुणनखंड। पहला हमारा क्या हो जाएगा 17 और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 19। जब आप इसको करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 323 आएगा। और 17 अपने आप में क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये स्वयं से और केवल 17 से कटती है। और 19 क्या है, हमारी केवल एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये स्वयं से और केवल 1 से कटती है। ठीक, तो इसके कितने अभाज्य, यहाँ पे अभाज्य संख्याएं नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा, अभाज्य गुणनखंड। मतलब 323 को ऐसे गुणनखंड निकालिए जो क्या हो, अभाज्य होने चाहिए। तो क्या है, 17 और 19 दोनों क्या है, अभाज्य, मतलब कि केवल 2 गुणनखंड बनेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ठीक, और इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि थोड़ा लेवल टफ बनाएगा तो पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब उसमें आपको क्या दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। इसमें से आप बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप लोग सीधे सीधे नोट करते जाइए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्या हमारा पहला पॉइंट क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। इसमें से आपको गलत छांटना है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। एक वास्तविक संख्या है। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। चौथा हमारा पॉइंट क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। अब इसमें से क्या करना है, आपको गलत छांटना है। क्या करना है, गलत छांटना है। तो इसमें आप क्या, जो आपने चार्ट नोट किया है आप उसमें जाइए। तो उसमें सबसे पहले मैंने क्या दिखाया है, वास्तविक संख्या को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है,
टू पार्ट्स में। कौन कौन सा? परिमेय और अपरिमेय। मतलब वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय संख्या आती है, और परिमेय संख्या के अंतर्गत ही क्या? प्राकृतिक संख्या आती है। आती है कि नहीं आती है? तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है? एक वास्तविक संख्या है। ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या है? हमें इसमें क्या छांटना है? गलत छांटना है। तो जो हमारी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है वो क्या है? वास्तविक संख्या है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी प्रत्येक वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या होगी। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि यह वास्तविक संख्या का ही है, पार्ट है। ठीक, अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे। प्रत्येक पूर्णांक, सॉरी दूसरे पॉइंट पे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है। क्या बोला है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या है। ये बात हमारी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अब क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है वो किसका पार्ट है? परिमेय संख्या का पार्ट है। किसका पार्ट है? परिमेय संख्या का पार्ट है। मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या तो प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर्गत हमारी क्या? प्राकृतिक संख्या आती है। प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या नहीं आती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? यह कथन गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्योंकि इसका पार्ट है। इसका पार्ट कौन है? हमारी प्राकृतिक संख्या है, इसलिए जरूरी नहीं है कि इसके अंतर्गत ये आए। ठीक, अब तीसरा हमारा पॉइंट क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या है? सही है, क्योंकि जो है पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या का ही पार्ट है। फिर चौथा क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। ये भी हमारा कथन क्या है? सही है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या किसका पार्ट है? पूर्णांक का पार्ट है। ठीक, समझ में आया? तो इसके लिए हमें क्या? अपना चार्ट समझना पड़ेगा। जो हमारा चार्ट था तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो ये तो फिर क्या आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के लिए बस गाइस इतना ही। अब हम लोग अगले अपने टॉपिक में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करेंगे, फिर अपने अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।